Everyone, I welcome you all to Mahesh Bharadwaj Physics classes. Today I have come up with one topic of class 12. हमने याद है आप लोगों को रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट शुरू करा था, ऑप्टिक्स शुरू करा था 12th में. तो इन कंटिन्यूएशन टू दोज टू वीडियोस जो हमने पहले करी थी कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, उनके बाद हम लेकर आ रहे हैं आपके पास थिन लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर्स फॉर्मूला. बेसिकली ये जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है आपके पास लेंसेज बनाने के लिए काम आता है. लेंसेज बनाने के यूज के लिए आपके पास आप इस लेंस मेकर फॉर्मूला या थिन लेंस फॉर्मूला को यूज करते हैं. अब इन चीज़ों को करने के लिए आपके पास कुछ स्टैंडर्ड एजम्पशंस होती हैं जो आपको एज्यूम करके चलना पड़ता है. अगर आपको याद होगा आपने वो एजम्पशंस बेटा कॉन्वेक्स और कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए भी पढ़ी हैं. अगर आपको याद है तो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, रिकॉल करवाता हूँ. हम लोगों ने करा था ऑब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो आपके पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इवन लेंसेज के लिए आपका ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए. अब जब लेंस मेकर्स फॉर्मूला मैं डेवलप कर रहा हूं इसमें जो आपके पास रे ऑफ लाइट जाएगी वो भी कैसी रहेगी, ये पैरेक्सियल रेज रहेंगी विच विल बी ऑब्वियसली गोइंग वेरी क्लोज टू योर प्रिंसिपल एक्सिस. मार्जिनल रेज यहाँ पर इसको फ्रेम करते हुए हम डिस्कस नहीं करते हैं. देन तीसरा और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास अपर्चर रहता है. अपर्चर जो रहेगा लेंस का वो कम रहना चाहिए, जो इसका साइज है वो कम रहना चाहिए और लेंस थिन होना चाहिए. थिन लेंस फॉर्मूला इसीलिए आप इसको बोलते हैं. आपकी क्लास में वैसे भी आपके लेवल में हम जो है फॉर्मूला जो पढ़ते हैं लेंस इक्वेशन का वो थिन लेंस फॉर्मूला ही पढ़ते हैं, थिक वाला फॉर्मूला हम नहीं पढ़ते हैं. तो यहाँ हम सबसे पहले एजम्पशन की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं कन्वेंशन की. बिकॉज आपके पास मेजरमेंट को लेकर कन्वेंशन होती है जो हमेशा पढ़ते हैं आप. मेजरमेंट इज ऑलवेज डन फ्रॉम पोल. किसके लिए पढ़ते थे, मिरर्स के लिए, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए. अब यहाँ क्या होने वाला है, हम बात करने वाले लेंसेज की. अब लेंसेज के कॉरेस्पॉन्डिंग चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है चाहे वो कॉन्केव लेंस है, उसका एक मिड पॉइंट होता है जो मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, सी. इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर. वी कॉल इट टू बी ऑप्टिकल सेंटर. अब ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, इस ऑप्टिकल सेंटर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो साइन कन्वेंशन है वो कुछ ऐसे बनती है. मेजरमेंट इज ऑलवेज डन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर लाइक इट वाज इन केस ऑफ पोल. नो, मिरर में क्या बोलते थे, पोल से मेजरमेंट करनी है. यहां किससे बोलूंगा मैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करनी है. तो हम कहां से मेजरमेंट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से. दूसरा, मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से करने के बाद में मेजरमेंट जो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होने वाली है वहां से एक पॉइंट और रेज करते हैं. क्या पॉइंट रहेगा कि जो अलोंग द इंसिडेंट रे मेजरमेंट जाएगा इट विल बी टेकन पॉजिटिव और अगेंस्ट द इंसिडेंट रे जो मेजरमेंट जाएगा इट विल बी टेकन नेगेटिव. और एल्स अगर क्रैम करके मेथड देखें ना हम लोग, रटा मार के अगर याद रखना है, अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता है, वैसे याद रहना चाहिए, बड़ा आसान सा है. इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, मेजरमेंट इधर को करूंगा तो पॉजिटिव. अब क्योंकि इंसिडेंट रे उधर जा रहा है उसके ऑपोजिट मेजरमेंट करूंगा तो नेगेटिव. नहीं तो क्या करते हैं आप लोग, प्लेन का मैकेनिज्म, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, तो प्लस एक्स में वैल्यू पॉजिटिव, माइनस एक्स में वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाती है, जो आसानी से मेजरमेंट की फॉर्म में आप देख सकते हो. ये मेजरमेंट आपके पास किसकी फॉर्म में आएगी, माइनस एक्स. ये मेजरमेंट किसकी फॉर्म में आएगी, प्लस एक्स. तो ऑटोमेटिकली आप प्लस और माइनस को एसेस कर सकते हो. लेकिन याद कौन सा कॉन्सेप्ट रखना है, मेजरमेंट अलोंग द इंसिडेंट रे पॉजिटिव, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे नेगेटिव. वहां से आपको ये चीज समझना, अंडरस्टैंड करना और इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है. अब सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूं बिकॉज आपका ये लेंस है. अब ये जो लेंस है, लेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ एक डायग्राम फ्रेम करने वाला हूं. डायग्राम दोबारा फ्रेम करूंगा जो मैंने पहले फ्रेम कर रखा है. अब ये इसलिए क्योंकि इसके साथ में मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि ये डायग्राम बनाया कैसे गया है. लुक एट दिस नाउ. कन्वेक्स लेंस ले लिया है, इसके लिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस आ जाता है जो मैंने यहाँ फ्रेम कर रखा है, इसमें भी फ्रेम कर रखा है. अब इसका जो मिड पॉइंट आएगा बेटा, दैट पॉइंट विल बी ऑप्टिकल सेंटर एज ऑलवेज. आपके पास क्या रहता है, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर रहता है. अब द पॉइंट इज, इस एक लेंस को आप ध्यान से देख लें, एक्स वाई लेंस है, मैं दोबारा लिख रहा हूं एक्स वाई लेंस, एक्स वाई लेंस. अब आपके पास एक कर्व ये आ रहा है, एक कर्व ये आ रहा है. इस कर्व के लिए आपके पास जो लेंस आ रहा है, मैं बोल देता हूं पोल आ गया P1. बिकॉज अगर मैं इसको कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की फॉर्म में कंसिडर करता हूं तो इसके पास एक पोल आएगा, वो पोल मेरे पास क्या आ गया है, P1. और इस कॉन्केव पार्ट के लिए अगर मैं कॉन्केव की फॉर्म में अपीयर करूंगा, या फिर सिंपल बात करते हैं, पहले तो कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं. अभी हम कॉन्केव वाला मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. अब ये डबली कॉन्वेक्स है, यहां से भी कॉन्वेक्स है, वहां से भी कॉन्वेक्स है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, इसका पोल आ गया P2 इधर को. अब कर्व की फॉर्म में देखते हैं. अगर मैं बोलता हूं एक्स P1y एक कर्व है तो इसका सेंटर कहां को आएगा, यहां सेंटर आ गया C1. एक्स P1y के लिए सेंटर आ गया C1. अब इसी तरह से अगर एक्स P2y लेंगे, इसके लिए सेंटर आपके पास क्या आ जाएगा, C2. तो मेरे पास दो सेंटर आ गए, C1 और C2. ऑप्टिकल सेंटर आ गया C. ये चीजें आपको हर एक लेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन जब लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं उस एक समय पर, उस एक टाइम पर वी यूज्ड टू कंसीडर C1 C2 लाइक दिस ओनली.
अब यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, यहाँ एक चीज मेंशन करना रह गया था कि आपका जो रेरर मीडियम है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और जो आपका डेंसर मीडियम है उस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या ले लिया है, μ2। वो चीज यहाँ भी एप्लीकेबल है क्योंकि मैं इसी डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर सकूं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ओ, ऑब्जेक्ट ओ ले लिया है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, यूं ड्रॉ कर लिया आपने, रे ऑफ लाइट चला गया है। अब जब ये रे ऑफ लाइट यहां जाएगा, रेरर से किस मीडियम में जा रहा है, डेंसर में, क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्ट होगा किसकी ओर, नॉर्मल की ओर को, लेकिन नॉर्मल कहाँ है, अभी ड्रॉ नहीं करा है। अब अगर इस कर्व की बात करता हूं मैं एक्स t1y की, इसके लिए आपके पास सेंटर क्या है, c1, तो नॉर्मल कहां से आएगा, c1 से आएगा। तो अब मैं यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। अब जब नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, अब क्या होगा, आपकी रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है बेटा, ये नॉर्मल हमने ले रखा है n1, अब टेकन दिस नॉर्मल टू बी n1। यहां आप ध्यान से देखें, ये जो एंगल बन रहा है, एंगल के साथ मैंने लिख रखा था n1, n1 का रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल, कहां से आ रहा है, c1 से, तो ये नॉर्मल है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर आ जाएगा। अब ये रे ऑफ लाइट रेरर से जाएगा डेंसर में, क्या होगा, नॉर्मल की ओर बेंड, तो ये आपका नॉर्मल की ओर बेंड हो गया यार, नॉर्मल की ओर बेंड हो गया। जब ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गया, ए भी आपके पास नॉर्मल की ओर बेंड हो गया है, यहां पर भी मैं बता चुका हूं, ए भी आपके पास नॉर्मल की ओर बेंड हो गया है। अब अगर मैं एज्यूम करता हूं आपके पास ये कॉन्वेक्स पार्ट xp2y वाला पार्ट नहीं होता और ये पूरा का पूरा पार्ट आपके पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता, मतलब ये ऐसा होता, इस तरह का हिस्सा होता, तो क्या होता, आपके पास ये रे ऑफ लाइट कहां जाती, ऐसे यूं आगे जाती, आपकी इमेज कहां बनती, यहां बनती। कब, जब आपके पास ये हिस्सा इस तरह से, ये पार्ट xp2y वहां एग्जिस्ट नहीं करता और ये हिस्सा आपके पास एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की फॉर्म में होता, तो फाइनल इमेज हमारे पास आई कहां बनता, इस पॉइंट पर। कैसे, क्योंकि यहां से एक रे ऑफ लाइट जा रहा है, रिफ्रैक्ट होकर वहां जा रहा है, दूसरा रे ऑफ लाइट आपके ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रहा है, वो किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो इमेज यहां बनता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये तो लेंस है, रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है, एक रिफ्रैक्शन उसका यहां पर होने वाला है और दूसरा रिफ्रैक्शन यहां पर। जब ये अंदर आ रहा है तो ये रेरर से डेंसर में जा रहा है और इस पॉइंट पर ये डेंसर से किस में जाएगा, रेरर में। ऑब्वियसली अब जो आपका ये कर्व है xp2y, एक्चुअल इमेज तो यहां बनना चाहिए था, इसीलिए मैं क्या मार्क करता हूं इसको आई डैश, मैंने आई डैश मार्क करा है क्योंकि इमेज बननी वहां चाहिए थी अगर ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल पार्ट होता। लेकिन आपके पास यहां पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहां पर भी आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। वो नॉर्मल xp2y के लिए कहां से आने वाला है, सेंटर c2 से, क्योंकि आर्क आपके पास यहां से डेवलप हो रही है, कर्व यहां से आ रहा है, तो इसके लिए नॉर्मल कहां से आएगा, c1 से। अब c1 से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, सॉरी c2 से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहां से हमारा नॉर्मल आ गया है। अब ये नॉर्मल आपका आ गया नॉर्मल n2, वो जो नॉर्मल n2 यहां ड्रॉ किया गया है। रिफ्रैक्टेड रे कौन सा आ रहा है बेटा, ये रिफ्रैक्टेड रे आ रहा है ab, जो लेंस के अंदर रिफ्रैक्ट हो रहा है। अब नॉर्मल आ गया है। अब आपको पता है जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेरर में जाता है, इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्यों, वेवलेंथ का साइज बढ़ जाता है, वेवलेंथ इंक्रीज कर जाता है, जैसे ही वेवलेंथ बढ़ेगा क्या बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो डेंसर से रेरर में जाते ही वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अब ऑटोमेटिकली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, नॉर्मल ये है, नॉर्मल से अवे बेंड हो गया है, बेंड होकर आपके पास इमेज कहां बन गया है, यहां पर। तो जो फाइनल इमेज आपके पास बन रहा है वो यहां बन रहा है। सो ये पूरा मैकेनिज्म जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये किस फॉर्म में ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक रिफ्रैक्शन इस पॉइंट ए पर ऑब्जर्व हो रहा है, दूसरा रिफ्रैक्शन इस पॉइंट बी पर हो रहा है। अगर बी पर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो इमेज बनता आई डैश पे जाकर, लेकिन बी पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर बी पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रे ऑफ लाइट कहां से जा रहा है बेटा, डेंसर से रेरर में। जब वो डेंसर से रेरर में जाएगा, वो नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएगा, अवे बेंड होकर इमेज कहां बन रहा है, आई पर बन रहा है। सीधा सा मैकेनिज्म है। डायग्राम क्योंकि मैं पहले फ्रेम कर चुका था, इसीलिए आपको ये ब्रीफ करने के लिए मैंने इसको दोबारा ड्रॉ करा है, ताकि मैं आपको समझा पाऊं ये चीजें किस फॉर्म में आपके पास आने वाली है। ये फर्स्ट पार्ट है जो इंट्रोडक्शन आपके पास किसका है, इस थिन लेंस फॉर्मूला का, लेंस इक्वेशन का। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। आई विल इरेज दिस पार्ट नाउ। मैं आपके इस पार्ट को इरेज कर देता हूं। जब ये पार्ट आपका पूरा का पूरा इरेज हो जाता है, अब यहां पर कुछ चीजें और हैं समझने की। वो चीजें जो आपको यहां बताई जा रही हैं वो क्या है बेटा, हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब इसको कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग पार्ट की फॉर्म में डिवाइड कर देंगे। हम डिवाइड कर देंगे इसको दो पार्ट में। मैं बोल दूंगा आपके पास एक हिस्सा इसका कॉन्वेक्स बन जाएगा, दूसरा हिस्सा इसका कॉनकेव बन जाएगा। कैसे बनेगा अब मैं आपको वो समझाता हूं। हम सबसे पहले इस एक लेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग एज्यूम करते हैं, अगर
एक्स P1y एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता तो इस ऑब्जेक्ट O के लिए इमेज कहां बनता, आई डैश पर। ऑब्जेक्ट O है, इमेज कहां बन रहा, आई डैश पर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था जब कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए किया था, मैंने आपसे क्या कहा था कि उसमें वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन था जिसमें μ2 माइनस μ1 अपॉन पीसी आता है। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी रेलेवेंट इक्वेशन। क्यों, मैंने कहा था उस इक्वेशन को हम वहां से उठाकर कहां यूज करने वाले हैं, लेंस फॉर्मूला में, थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस इक्वेशन में। तो हम वो चीज यहां पर कैरी करने वाले हैं। अब मैं क्या बोलूंगा, अब आपके पास पहला फेस आएगा XP1y। तो जो सरफेस आपका XP1y है ये किस सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। XP1y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल, अगर ये आपके पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता तो इमेज यहां बनता, और ये इमेज कौन सा बनता, रियल इमेज। तो हम इस पर्टिकुलर सरफेस XP1y के लिए एक इक्वेशन उठा सकते हैं, कहां से, उसी कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। अब मैं यहां मेंशन करने वाला हूं उस इमेज को, उस इक्वेशन को। सो हम लिख देंगे फॉर XP1y सरफेस। आपका जो सरफेस आ रहा है वो कौन सा सरफेस है, XP1y सरफेस। इस सरफेस के लिए वो जो इक्वेशन आता है वो आ जाता है μ1 डिवाइडेड बाय PO प्लस μ2 अपॉन PI, दैट विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। अब जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो ये पार्ट है बेटा, आपके पास जो ये μ1 μ2 है वो तो फिक्स है। अब इस XP1y के लिए जो पोल है वो क्या बन गया है, P1। तो आपका P किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P1O, P1I, P1C। सीधा सीधा सा मैकेनिज्म है, P बन जाएगा P1, क्योंकि इस सरफेस के लिए पोल क्या है, P1। अब ध्यान से देखना है, अब क्योंकि पोल P1 है इसके लिए सेंटर क्या है, C1। तो आपका ये जो P1C है जो उस केस में सेंटर C था वो P1C1 बन जाएगा। इट विल बिकम μ1 अपॉन P1O प्लस μ2 अपॉन P1I इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन P1C1। अब इसको और मॉडिफाई करते हैं, कैसे मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इमेज। अब अगर ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो ऑब्जेक्ट क्या है, O, और इमेज क्या है, I डैश। तो बजाय I के हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, P1I डैश। हम क्या लिख देंगे बेटा, P1I डैश। मैं रिवाइज करवाता हूं इसको। हमने क्या किया है, हमने XP1y सरफेस ले लिया है। XP1y को हमने कौन सा सरफेस कंसीडर करा है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जिसके लिए ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, इमेज फॉर्म्ड इज रियल। वो रियल इमेज हमारे हिसाब से क्या बन रही है, I डैश। अगर लेंस के लिए कंसीडर करता हूं तो I डैश रियल इमेज नहीं है, ये बनेगी वर्चुअल इमेज, ये बनेगी वर्चुअल इमेज अगर मैं फ्रेम करने की जबरदस्ती कोशिश करता हूं। अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करती है, लेंस के लिए I डैश एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन क्योंकि हमें लेंस इक्वेशन फ्रेम करनी है तो हम क्या करते हैं, हम इसको कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस मान लेते हैं। अब इस कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इमेज क्या बनता है, I डैश। तो उस I डैश को यहां कैरी करके हमने एक फॉर्मूला बना दिया। तो फॉर्मूला क्या बन गया है, μ1 अपॉन P1O प्लस μ2 अपॉन P1I डैश इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन P1C1। सीधा सीधा सा मैकेनिज्म है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट यहां से उठाकर हमने इसके अक्रॉस अप्लाई कर दिया है। अब इसको रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा यार, क्योंकि आपके पास लेंस है, बार बार बोल रहा हूं थिन लेंस है। अगर लेंस थिन है तो आपके पास ये जो पोल P1 है ये किस पर लाई करेगा, ऑप्टिकल सेंटर पर। ये बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है। पतला होने का मतलब क्या है, P2 ऑप्टिकल सेंटर पर लाई करने वाला है, P1 भी ऑप्टिकल सेंटर पर लाई करने वाला है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, योर P1O विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CO। C क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। तो इसको किससे रिप्लेस कर देंगे हम, CO से। तो मैं क्या लिख दूंगा, μ1 अपॉन CO प्लस P1I डैश क्या बन जाएगा, CI डैश। अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, क्यों, क्योंकि P1 अप्रोक्सीमेटली किस पे लाई कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर C पर। समझ आ रहा है बेटा। तो आपका P1 C पर लाई करेगा, ये बन जाएगा CI डैश। तो उसी फॉर्म में ये बन जाएगा μ2 अपॉन CI डैश। देन इक्वेट करते हैं इसको, दूसरी और इक्वेशन क्या है आपके पास, इट इज μ2 माइनस μ1। अब P1 फिर से क्या बन जाना है, C। P1 किस पर लाई कर रहा है, C, और इसका सेंटर क्या है, C1। तो ये बन जाएगा CC1। आपका इक्वेशन क्या बन गया है, μ1 अपॉन CO प्लस μ2 अपॉन CI डैश, दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय CC1। अब विल बी मार्किंग दिस टू बी इक्वेशन नंबर 1। इसको हम पहला इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। अब ये पार्ट जो मैंने लिख रखा है इसको इरेज कर रहा हूं मैं, हम इरेजिंग इट। अब जब आपका ये हिस्सा कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, हम
अब इस पार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां से लेकर यहां रे आ गया है, इसको हम दोबारा फ्रेम करते हैं ऐसे। मैं इसको दोबारा फ्रेम कर रहा हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब कंफ्यूजन क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब आपका फेस कौन सा कंसिडर करूंगा मैं, एक्स P2Y। एक्स ये बन जाएगा P2, ये बन जाएगा Y। अब आपके पास इमेज क्या था यहां पर? अगर आपके पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता तो इमेज क्या बनता? I डैश। यहां पर ये जो I डैश है ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में वर्क करेगा। कब? जब ऑब्जेक्ट आपके पास कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए डेंसर मीडियम में है और इमेज भी क्या बनने वाला? वर्चुअल। कैसे बनेगा यहां देखते हैं। इस P2 के लिए सेंटर क्या आ रहा है? C2। अब एक रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, यूं, ये आ गई है। जब वो डेंसर से रेयर में जाता है इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो आपके पास नॉर्मल कहां से ड्रॉ होगा? C2 से। आपने C2 से नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है, ये नॉर्मल चला गया बेटा आगे। अब जो आपके पास यहां पर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रहा है ये डेंसर से रेयर में जाकर बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला गया है। जब वो नॉर्मल से दूर चला गया है तो आपके पास ये रे और यहां से जो ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इससे जो रे आगे आई है, ये दोनों रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहीं मिलने वाले नहीं है। अगर मिलने वाले नहीं है तो आपके पास रियल इमेज कहीं नहीं बनने वाला। तो क्या करोगे? इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे। अब ये वो पॉइंट है जहां पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ये रे और ये रे मिल रही है, वो कहां इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पर। तो कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये एक आर्टिकल हमने किया था हमारी लास्ट वीडियो में। मैंने उसमें आपको बताया था ऑब्जेक्ट आपका था O, जो यहां क्या बन गया है? I डैश। अब वो I डैश यहां पर क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वो I डैश आपका क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज क्या बन रहा है? I, जो आपका फाइनल इमेज है। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग? लेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब चाहें तो हम इस पार्ट को इरेज कर सकते हैं। अब मुझे ये कॉन्वेक्स पार्ट की फॉर्म में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सेपरेटली आपको समझा चुका हूं कि इसके बाद आपका ये कॉन्वेक्स पार्ट था। कॉन्वेक्स पार्ट के लिए इमेज यहां बना था। अब ये इमेज जब कॉन्केव पार्ट की फॉर्म में एज्यूम करूंगा वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में वर्क करेगा, जिसके लिए इमेज कहां बन रहा है? आई पर। ध्यान से देखो, रे ऑफ लाइट ऐसे जाता, यहां से ऊपर जाता, बैकवर्ड आता, इमेज यहां बनता। तो ये मैकेनिज्म आपके पास क्या हुआ है? हमने दो रिलेशन, दो कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया। कौन कौन से? पहला कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। कौन सा कॉन्सेप्ट? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम इमेज फॉर्म्ड इज रियल। और दूसरा कॉन्सेप्ट कॉनकेव वाला, कौन सा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। दोनों को ज्वाइन कर दिया, हमारे पास क्या बन जाएगा? लेंस बन जाएगा। समझ आ रहा है? बेसिकली आपने ये बना दिया यहां से। अब ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा, वो यहां पर क्या है? लेंस। तो यही आपका लेंस फॉर्मूला है बेटा। अब इस केस में जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो आपको ब्रीफ करता हूं मैं। हमने जो इक्वेशन लास्ट टाइम फ्रेम करी थी, अगर आपको याद होगा, मैंने उस टाइम भी कहा था दैट इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब इस फेस x P2Y के लिए आपके पास जो इक्वेशन बनने वाली है वो मैं आपको बताता हूं। सो आई एम राइटिंग इट एज फॉर x P2Y सरफेस। इस सरफेस के लिए जो आपका इक्वेशन बन रहा है, अब वो इक्वेशन क्या बन रहा है? इक्वेशन बन रहा है आपका μ1 अपॉन PI माइनस μ2 अपॉन PO दैट वाज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। तो हमारा इक्वेशन क्या बना था? μ1 अपॉन PI माइनस μ2 अपॉन PO विच वाज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। ये कुछ वैल्यूज हमारे पास, ये कुछ इक्वेशंस हमने कैरी करी है। कहां से? ये हमने कैरी करा था कॉन्वेक्स स्फेरिकल पार्ट से, ये कॉनकेव स्फेरिकल पार्ट से। तो ये इस कॉनकेव स्फेरिकल पार्ट के लिए आपका इक्वेशन बन रहा है। अब इसको रीअरेंज करते हैं। अब इस पार्ट के लिए आपका पोल क्या बन गया है? P2। तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा? μ1 अपॉन P2I, μ2 अपॉन P2O, μ2 माइनस μ1 अपॉन P2C। अब जब आपका पोल P2 है तो इस कर्व के लिए सेंटर क्या आ गया है? C2। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? P2C2। ये गेटिंग इट? ये बन जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन P2C2। तो आपके पास ये चीजें एक इक्वेशन की फॉर्म में फ्रेम हो जाती हैं। अब दोबारा वही चीज जैसे हमने पिछले पार्ट में करा था, क्या करा था? हमने इस इक्वेशन को मॉडिफाई करा था। यहां पर हम दोबारा इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे फर्दर। किसकी फॉर्म में? ऑप्टिकल सेंटर की फॉर्म में। सेम मैकेनिज्म, क्योंकि आपका ये पोल ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल पास है, थिन लेंस है, वैसे ही आपका ये पोल P2 भी किसके पास होगा? ऑप्टिकल सेंटर C के पास होगा। अब वो अप्लाई करेंगे, आपका ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा। अब देखते हैं इसको। मैं इस इक्वेशन में आपको ये चीज आगे बताता हूं। जैसे मैंने लिखा था यहां पर मैं बोल दूंगा P2I is approximately equal to CI। What is C? ऑप्टिकल सेंटर। What is I? इमेज। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है μ1 अपॉन CI।
अच्छा, इसमें एक चीज बताना आपको भूल गया हूं, क्योंकि यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट और इमेज को लेकर डिफरेंट मैकेनिज्म है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, कॉनकेव स्फेरिकल पार्ट के लिए आपका ऑब्जेक्ट क्या था, आई डैश, इमेज क्या था, आई। तो यहां हमने ऑब्जेक्ट क्या लिया है, ओ। कॉनकेव पार्ट के लिए आपका ऑब्जेक्ट क्या था, आई डैश, इमेज तो आई था, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या था आपका, आई डैश। तो हमने वो यहां करेक्ट नहीं करा, तो ये बन जाएगा μ2 अपॉन p2 आई डैश। तो अब इसको यहां लेके चलते हैं, μ1 अपॉन पी आई माइनस μ2 अपॉन सी आई डैश, दैट विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन सी2, जो आपका इक्वेशन नंबर 2 बन जाता है। तो ये आपकी दो इक्वेशन है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फ्रॉम कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस and concave spherical refracting surface, which are to be used, which are to be combined in order to frame your lens makers formula और your thin lens formula, जो आप फॉर्मूला बोलते हैं। दोनों इक्वेशन आ गई, अब कुछ नहीं है करने को, इसमें क्या करना है, ऐड कर देना इनको। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। पहला इक्वेशन ये है, हम लिख देंगे 1 + 2 इम्प्लाइज। इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को हम ऐड कर देते हैं, तो 1 + 2 इम्प्लाइज। 1 क्या है आपका, μ1 अपॉन CO प्लस μ2 अपॉन सी आई डैश। लेफ्ट हैंड साइड को किससे ऐड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहां लेफ्ट हैंड क्या है, प्लस μ1 अपॉन सी आई माइनस μ2 अपॉन सी आई डैश। तो आपने इसके लेफ्ट को इसके लेफ्ट के साथ ऐड कर दिया, ये बन गया है। और दूसरी ओर को राइट हैंड साइड में क्या आएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन CC1 प्लस μ2 माइनस μ1 अपॉन CC2 ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा आपका, सीधा लिख देते हैं μ2 माइनस μ1 अपॉन CC1 प्लस μ2 माइनस μ1 अपॉन CC2। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा यहाँ एलेबरेट करके लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ टर्म है जो कैंसिल हो रही हैं। μ2 अपॉन सी आई डैश माइनस μ2 अपॉन सी आई डैश, एक में प्लस था दूसरे में माइनस, कैंसिल हो गया है। कैंसिल होने के बाद आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा μ1 अपॉन CO प्लस μ1 अपॉन सी आई, दैट विल बी इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में आपके पास एक कॉमन वैल्यू है, दैट इज μ2 माइनस μ1। कॉमन क्या करते हो, बाहर ले लेते हैं, यहां वही करेंगे हम लोग। आपका बन जाएगा μ2 माइनस μ1, अंदर क्या बच गया है, 1 अपॉन CC1 प्लस 1 अपॉन CC2, जो आपका आ गया है इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई है, और आपके पास ये सीरीज में बेटा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक पार्ट क्या होगा, रिकॉल करना, याद रखना, किनको, इन इक्वेशन को। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो जो आपने कॉन्वेक्स और कॉनकेव का कर रखा है, तो इनको रीफ्रेम करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। इट इज मेयरली ऑलमोस्ट आपको 1 मिनट लगेगा फ्रेम करते हुए इक्वेशन को। अगर आपको पता है ना कॉन्वेक्स के लिए कैसे इमेज बनना है जब ऑब्जेक्ट एरर है, इमेज रियल है, और आपके पास कॉनकेव के लिए इमेज कैसा बनेगा जब वो डेंसर में है और उसका वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो आप आसानी से इन दोनों इक्वेशन को आप फ्रेम कर सकते हो। अब जब इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लिया है, इस इक्वेशन नंबर 3 को हम आगे लेके जाएंगे ताकि आपका लेंस फॉर्मूला हम फ्रेम कर सकें। सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट नाउ। ये आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा देख लीजिए, अब वैल्यूज देख लेते हैं सबकी यार। CO क्या है, C से लेकर O तक का मेजरमेंट U। अब ये अलोंग द इंसिडेंट रे है, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे तो O से उधर को जा रहा है, तो मेजरमेंट C से इधर को कर रहा हूं, वैल्यू नेगेटिव, तो CO का वैल्यू माइनस U, तो CO कम्स आउट टू माइनस U। पहला बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। फिर आता है आपका CI। CI क्या है, इमेज का डिस्टेंस, वो कितना है V। इंसिडेंट रे उधर जा रहा है, मेजरमेंट उधर को हो रहा है, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव, तो आपके पास आ जाएगा CI कम्स आउट टू बी प्लस V, राइट। अब यहां पर और आगे चीजें क्या है, CC1 CC2, ऑप्टिकल सेंटर से C1 तक का डिस्टेंस है R1, ये इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तो वैल्यू पॉजिटिव, तो आपके पास आ जाएगा CC1 विल बिकम प्लस ऑफ R1। अब अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से C2 की ओर आओगे, इंसिडेंट रे उधर जा रहा है, इसका मेजरमेंट ऑपोजिट होगा, वैल्यू नेगेटिव, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगा CC2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R2। तो ये मेरे पास 4 वैल्यूज आ गई, जिसको ऐड कहां करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज, यहां आपके पास वैल्यू बन जाएगी कुछ इस तरह से, μ1 अपॉन CO, व्हाट इज CO, माइनस U, तो U आपके पास नीचे आ गया है, नेगेटिव साइन नीचे नहीं रहता है, क्या बन जाएगा, माइनस μ1 अपॉन U। नेक्स्ट पॉइंट, प्लस μ1 अपॉन CI का वैल्यू प्लस V, तो ये तो पॉजिटिव है, ये बन जाएगा μ1 अपॉन CI। इसको आगे लेके चलते हैं, इक्वल टू μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 इंटू 1 अपॉन CC1 का वैल्यू R1 पॉजिटिव, ये बन जाएगा 1 अपॉन R1।
फिर CC2 माइनस R2, ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1/R2। ये आएगा आपका फॉर्मूला माइनस ऑफ 1/R2। ये आपका इक्वेशन फ्रेम हो गया है यहाँ पे। अब ये एक बहुत ही आई फॉरगॉट टू राइट V है। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, माइनस μ1/u प्लस μ1/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। इस इक्वेशन के रिगार्डिंग में थोड़ा सा ब्रीफ आपको इसके बाद करूंगा। ऐसा करते हैं, आपने याद रखना है, इसको बॉक्स में लिख देते हैं ताकि आपको अंदाजा रहे कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, वही चीज जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में करते थे। क्या करते थे, μ1 से डिवाइड कर दो, μ1 से डिवाइड कर दिया, क्या बन जाएगा, μ1 से डिवाइड करूंगा, μ1 अपॉन μ1 1 माइनस 1/u प्लस μ1/μ1 1, क्या बन जाएगा 1/v। अब ये μ2/μ1 बन जाएगा, μ2/μ1 लिख देते हैं सीधा, माइनस μ1/μ1 फिर से 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। आप लोगों ने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था ना, क्या किया था उसमें, डेंसर मीडियम के म्यू कम्स आउट टू बी μ2/μ1। तो इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, म्यू से। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, माइनस 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो आपका ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये आपके दोनों फॉर्मूला थिन लेंस फॉर्मूलाज होते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला होते हैं। अब ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला होने के साथ में इनके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। क्या, इस इक्वेशन को कब अप्लाई करोगे, इसको अप्लाई तब करोगे जब आपके पास दो मीडियम है, डेंसर और दूसरा रेरर, और कंडीशनली वो रेरर मीडियम आपका फ्री स्पेस और वैक्यूम नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए भी एप्लीकेबल है, बट आप कब यूज करोगे, जब आपके पास कोई ऐसा मीडियम है विच इज अदर देन एयर और वैक्यूम। सो वन डेंसर मीडियम एंड द अदर मीडियम इज अदर देन आपका फ्री स्पेस और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। और जब आप इस पे आते हो, ये कब यूज करना है आपने, ये तब यूज करना है जब आपको इक्वेशन दी गई है किसकी फॉर्म में, फ्री स्पेस और वैक्यूम की फॉर्म में। अगर मैं वाटर और ग्लास को कंपेयर करता हूं तो इसको यूज करेंगे आप। सो अदर देन एयर और वैक्यूम जब आपके पास रहेगा, देन यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। और जब एयर और आपके पास वैक्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा विद डेंसर मीडियम ऑब्वियसली, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे। तो दोनों इक्वेशन क्या बनती है आपकी, लेंस इक्वेशन। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका है जो आपको याद रखना है, ये जो फॉर्मूला आपके पास बना है ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। बट याद रखने वाली चीज क्या है, R1 का वैल्यू विल बी पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड R2 विल हैव इट्स वैल्यू नेगेटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन जब कॉनकेव पे आएगा ये रेसिप्रोकेट हो जाती है चीजें, मतलब R1 का वैल्यू बन जाता है नेगेटिव और R2 का वैल्यू बन जाता है पॉजिटिव जब आप इसको कॉनकेव लेंस के लिए यूज करते हैं। दूसरा, यहां पर हम कुछ चीजें और ऑब्जर्व करते हैं बेटा, अगर एक ऐसे लेंस को हम किसी दूसरे मीडियम में डालते हैं जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, लेंस है आपके पास ये, इसको किसी ऐसे मीडियम में डाल दिया है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो क्या होगा, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जाहिर सी बात है इसका जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये कन्वर्जिंग है तो ये डाइवर्जिंग बन जाएगा, अगर डाइवर्जिंग है तो कन्वर्जिंग हो जाएगा। और अगर इसको किसी ऐसे मीडियम में डालेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप लोग, आप ऑब्जर्व करोगे चेंज इन फोकल लेंथ माइट बी इंक्रीज। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कहां से सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग दीज फॉर्मूला जो आपके पास आते हैं, किससे, थिन लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बिफोर आई वाइंड अप टुडेज क्लास, आपको मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, इससे पहले वाली जो वीडियोस आपकी कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की है, आई विल बी शेयरिंग लिंक फॉर दोज वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। Thanks for watching and do like, share and subscribe my channel. Thank you.